ये है आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3.12। इसमें कह रहा है अ बॉम्बर ड्रॉप्ड अ बॉम्ब एट अ हाइट ऑफ 490 मीटर। बॉम्बर से मुराद है कोई फाइटर प्लेन है जिसने बॉम्ब को ड्रॉप किया, लेकिन जिस वक्त ये प्लेन बॉम्ब को ड्रॉप कर रहा था ये हॉरिजॉन्टली जा रहा था और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी? 300 किलोमीटर पर आवर। जारी बात है जिस वेलोसिटी से प्लेन जा रहा है बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी वही हो जाएगी जो प्लेन की इस वक्त अपनी वेलोसिटी है। ये बिल्कुल वैसा ही पॉइंट है जैसा मैंने आपको इस चैप्टर के फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपको समझाया था 3.1 हेलीकॉप्टर वाली एग्जांपल में। जब हेलीकॉप्टर ऊपर उठ रहा था तो स्टोन को हमने ड्रॉप किया था तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी वही हो गई थी जो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी थी। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही है, जो बॉम्ब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो बॉम्बर की अपनी वेलोसिटी थी। फिर वो कह रहा है हाउ लॉन्ग वाज इट इन एयर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वर्टिकली बिलो द बॉम्बर एट द इंस्टेंट द बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड डिड इट स्ट्राइक द ग्राउंड। यानी दूसरे अल्फाज में उसने दो बातें आपसे पूछी है। एक तो वो कह रहा है कि टोटल टाइम कितना उसको लगा हवा में, और दूसरा उसने एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर किया। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के निस्बत कंपैरेटिवली आसान है, ठीक है, छोटा क्वेश्चन है। तो डेटा में आपके पास क्या कुछ आएगा? हाइट ऑफ द बॉम्बर, जब बॉम्ब को ड्रॉप किया उसकी हाइट कितनी थी गिवन है, अभी मैं डायग्राम बना के आपको समझा दूंगा। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉम्बर या बॉम्ब वो किलोमीटर पर आवर में गिवन थी, आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया, 3600 से डिवाइड किया तो आपके पास 83.3 मीटर पर सेकंड की फॉर्म में ये वैल्यू आ गई। वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ बॉम्बर, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है क्योंकि ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह की एक सिचुएशन है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी का सिर्फ x कंपोनेंट मिला है, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट नहीं मिला। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे पहले हमने लिखा था टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टाइम टेकन बाय बॉम्ब इन द एयर, और डिस्टेंस हमने बताना है। अब वर्टिकल मोशन को यहाँ मैं कंसिडर करूंगा, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में मैंने स्टार्टिंग में ही वर्टिकल मोशन को कंसिडर किया था। अब फर्ज कर लें ये एक बॉम्बर है जो इस वक्त जा रहा था राइटवर्ड, ये बॉम्बर इस वक्त जा रहा था राइटवर्ड और इस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी या इसकी इस वक्त वेलोसिटी थी 83.3 मीटर पर सेकेंड, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट की है। और जब इसने बॉम्ब को ड्रॉप किया, फर्ज कर लें ये बॉम्ब इसने ड्रॉप किया, तो बॉम्ब को इनिशियल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट मिला? एक्स कंपोनेंट। बॉम्ब को इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट बिल्कुल भी नहीं मिला, इसलिए वी आई वाई की जगह हम लिखेंगे 0। और ये बॉम्ब सीधा नीचे आने की बजाय ये इस तरह कर्व्ड पाथ में नीचे आएगा, अपने टारगेट पे फॉल करेगा। तो हमने दो बातें बतानी है कि इसने जमीन पे आते आते कितना टाइम लगाया और इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, यानी एक्स की वैल्यू भी हमने बतानी है। तो बड़ा सिंपल है, इसको थोड़ा सा हम पार्टीशन कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ओके जी, सबसे पहले मैं वर्टिकल मोशन कंसीडर करने लगा हूं। और वर्टिकल मोशन में मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट की, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी भी थी, जो आपको पीछे लिखी हुई नजर भी आ रही है। एस की जगह मैंने वाई लिख दिया, वी आई के साथ वाई लगा दिया क्योंकि वर्टिकल मोशन है, हाफ ए के साथ भी वाई लगा दिया, और वर्टिकल एक्सेलरेशन जिसे ए वाई कहते हैं ये असल में किसके इक्वल है इस वक्त? ए वाई किसके इक्वल है? जी के इक्वल है। इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 है। तो इस तरह से
आपके पास कैपिटल वाई यानी वर्टिकल डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, हाफ GT स्क्वायर। और इस फॉर्मूला को पिछले न्यूमेरिकल की तरह मैं रीअरेंज कर रहा हूँ और ये कितना आएगा, T इज इक्वल टू 2 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया, G डिवाइड हो गया और साथ स्क्वायर रूट भी आपने ले लिया। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, वर्टिकल डिस्टेंस यानी कैपिटल वाई असल में क्या है, ये वो हाइट है जिस वक्त बॉम्बर ने बॉम्ब को ड्रॉप किया था तो वो ज़मीन से कितनी हाइट पे फ्लाई कर रहा था। ये असल में वो वर्टिकल डिस्टेंस है जो बॉम्ब को नीचे ज़मीन पे आने के लिए कवर करना पड़ा। तो ये हम यहाँ पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 490 डिवाइडेड बाय 9.8 सारे का स्क्वायर रूट, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10। तो टाइम का आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड। ये है आपके पास टाइम, ये आपका एक आंसर हो गया। सेकंड चीज जो उसने पूछी थी दैट वाज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम कंसिडर करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन, और हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हम फर्स्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में हॉरिजॉन्टल मोशन का ही हाथ हो सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया S इज इक्वल टू VIXT प्लस हाफ AT स्क्वायर, A के साथ भी नीचे छोटा सा x आ गया। जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था कि चूंकि कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो x एक्सिस के अलॉन्ग लग सके, एयर फ्रिक्शन को तो हम इग्नोर कर चुके होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो इसलिए कोई भी ऐसा एक्सेलरेशन नहीं है जो x एक्सिस के अलॉन्ग पैदा हो। सो AX इज इक्वल टू 0। आपके पास S की जगह फिर हम क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हमने किससे जाहिर किया हुआ है, कैपिटल X से। VIX की जगह आपके पास आ जाएगा 83.3 मल्टीप्लाइड बाय टाइम की जगह 10 सेकेंड, और सेकेंड टर्म तो वैसे ही 0 हो चुकी है, तो इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा 833 मीटर्स। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो आपका सेकेंड आंसर है इस क्वेश्चन में। यही दो आंसर हमने निकालने थे। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। यानी फर्ज कर लें ये एक पूरा पाथ है प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो कह रहा है कि फर्ज कर लें ये रेंज है और ये हाइट है, आप फर्ज कर लें कि ये दोनों सेम आई है, वो किस एंगल के लिए सेम आएंगी, यानी प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए कि हाइट और रेंज का आंसर सेम आएगा। इसके लिए डेटा में हमने कुछ भी नहीं लिखना, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिखेंगे, ये हम पहले से जानते हैं, रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे, ये भी हम जानते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने फाइंड करना है, और क्वेश्चन की गिवन कंडीशन क्या है ये जो आपको सामने लिखी नजर आ रही है। यानी देखें H इज इक्वल टू R, ये उसने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में बता दिया, तो जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में वो बता दे वो यूज कर लिया करें। इसका मतलब है इसके सोल्यूशन में हम हाइट और रेंज को आपस में इक्वल कर देंगे। जब हाइट और रेंज को इक्वल कर देंगे तो आप गौर करें लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने हाइट का फॉर्मूला लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे रेंज का फॉर्मूला। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे VI स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे VI स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, इसी तरह नीचे से एक G नीचे वाले एक G से कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचेगा, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो बचा है वो है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2, और राइट हैंड साइड पे जो साइन 2 थीटा लिखा हुआ है इसे ओपन करके लिखें तो ये बनता है 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब एक साइन थीटा मजीद कैंसिल हो रहा है, ये देखें ये एक साइन थीटा इस स्क्वायर वाले साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन थीटा से कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 और राइट हैंड साइड पे 2 कॉस थीटा बच गया। अब इस 2 को इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें और कॉस थीटा को साइन के नीचे डिवाइड कर दें,
तो लेफ्ट हैंड साइड पे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बन गया, और राइट हैंड साइड पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 बन गया। साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के, और राइट हैंड साइड पे 4 आ गया, और थीटा किसके इक्वल आएगा, टेन इनवर्स 4। और टेन इनवर्स 4 जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आपका आंसर आता है 76 डिग्री। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट ऑफ द टाइम एमसीक्यू में भी आ जाता है, यानी एमसीक्यू में भी सेम यही स्टेटमेंट, और वो कहता है किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए मैक्सिमम हाइट और रेंज का आंसर सेम आएगा, ये साबित करें। तो ये हमने साबित करना होता है। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 13। यानी आपने एमसीक्यू अगर ये आए तो आपने ये 76 डिग्री जो क्वेश्चन का आंसर है ये आपने याद रख लेना है, ताकि वहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए इतना टाइम ना वेस्ट करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.14। जी, क्वेश्चन नंबर 14 में वो कह रहा है प्रूव दैट फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, यानी एक से ज्यादा एंगल्स की बात हो रही है, विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट्स। वो कह रहा है दो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन है, फर्स्ट कर लें, एक 45 से कुछ ज्यादा है और दूसरा 45 से उतना ही कम है, इक्वल अमाउंट्स, द रेंजेस आर इक्वल। साबित करें कि इन दोनों एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस के लिए रेंजेस का आंसर सेम आएगा। अब ये बड़ा सिंपल है, ये मैं अभी साथ साथ आपको सॉल्व करवाता जाता हूँ। डेटा में आपके पास क्या कुछ आ जाएगा, डेटा में आपके पास एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आएगा 45 डिग्री प्लस 5 और दूसरा 45 डिग्री माइनस 5। हमने क्या किया, हमने एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 में से कुछ ज्यादा यानी 5 एंगल ज्यादा कंसिडर कर लिया, और दूसरा 45 से उतना ही कम यानी 5 एंगल कम कंसिडर कर लिए। ये हमने दो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन कंसिडर कर लिए, और इन दोनों एंगल्स के लिए हमने कॉरेस्पॉन्डिंग रेंजेस भी फर्ज कर लेनी है, जैसे यहां पे मैं आपको करके बताता हूं। लेट R is range for theta and R prime is the range for theta prime। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा होगा यानी 45 डिग्री प्लस 5 तो रेंज R होगी, और अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा प्राइम होगा यानी 45 डिग्री माइनस 5 तो रेंज फिर क्या कहलाएगी, R प्राइम। अब प्रूव हमने क्या करना है, टू प्रूव R इज इक्वल टू R प्राइम, ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। सोल्यूशन में सबसे पहले तो हम रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे, R इज इक्वल टू VI स्क्वायर ओवर जी, और ये सारा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है साइन 2 थीटा से। अब आप क्या करें, अब आप यहां पे थीटा की वैल्यू पुट कर दें। जब आप थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी साइन 2, और थीटा की जगह आ जाएगा 45 डिग्री प्लस 5। अब 2 जो है वो अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा VI स्क्वायर ओवर जी एज इट इज साइन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 45 को डबल करें 90 प्लस 25 हो जाएगा। इसे आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। ये किसका फॉर्मूला आ गया, R का। अब मैं यहां पर R प्राइम का फॉर्मूला भी बनाने लगा हूं। देखिए, एक तो R का फॉर्मूला आ गया, अब मैं R प्राइम का फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। हम जानते हैं R प्राइम रेंज कब आएगी, जब थीटा की जगह थीटा प्राइम आ जाएगा, यानी R प्राइम इज इक्वल टू VI स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा की जगह थीटा प्राइम आ गया। अब आप यहां थीटा प्राइम की वैल्यू पुट कर दें, टू, और थीटा प्राइम की जगह 45 डिग्री माइनस 5। अब आप मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा VI स्क्वायर ओवर जी साइन
90 डिग्री -2 ये है आर प्राइम। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जरा गौर से देखिएगा। इक्वेशन नंबर 1 में राइट हैंड साइड पे वी आई स्क्वायर ओवर जी, 2 में भी वी आई स्क्वायर ओवर जी, ये तो बिल्कुल एक जैसे हैं। फर्क, बजाहिर फर्क कहां पे आ रहा है? साइन 90 +2 और यहां पे साइन 90 -2 पे, यहां फर्क पड़ रहा है। अगर हम किसी तरीके से ये साबित कर दें कि साइन 90 +2 और साइन 90 -2 का आंसर सेम है, तो इसका मतलब ये होगा कि इक्वेशन 1 और 2 से ये बात साबित हो गई है कि आर और आर प्राइम आपस में सेम है। ठीक है, तो अब यही काम मैं करने लगा हूं। इसके लिए मैं दूसरे कलर में थोड़ा सा लिखता हूं। हम जानते हैं मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर आप मेडिकल वाले हैं तो आप इसको सिर्फ मेमोराइज कर लें, आपके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। एक फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहां पर अगर दरमियान में प्लस की बजाय माइनस हो तो फिर राइट हैंड साइड पे भी यहां पर माइनस आ जाता है। बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। अब आप जरा गौर करें, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो तो है साइन 90 +2 इक्वेशन नंबर 1 में और साइन 90 -2 इक्वेशन नंबर 2 में। तो अगर मैं अल्फा की जगह 90 लिख दूं और बीटा की जगह 2 लिख दूं तो मेरा यही फॉर्मूला बन जाएगा साइन 90 इंटू कॉस 2 प्लस कॉस 90 इंटू साइन 2। अब आप गौर से देखिएगा, राइट हैंड साइड पे साइन 90 तो होता है 1, लेकिन कॉस 90 होता है 0 के इक्वल। इसका मतलब है सेकंड टर्म 0 हो चुकी है और फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म में साइन 90 की जगह 1 आ गया और बाकी बचा कॉस 2 और सेकंड टर्म 0। अब गौर से देखें, अगर दरमियान में प्लस की बजाय माइनस होता, यहां पे अगर माइनस होता तो फिर यहां भी माइनस आना था और यहां भी माइनस आना था। अब cos 2 में अगर 0 को ऐड कर दें या माइनस कर दें, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 को ऐड करेंगे फिर भी आंसर वही रहेगा और माइनस करेंगे फिर भी वही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप यहां देखें तो हमने साइन 90 +2 और साइन 90 -2 दोनों के बारे में हमने लिख दिया कि ये दोनों cos 2 के इक्वल है, क्योंकि 0 को ऐड करें या माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं लिख सकता हूं दैट साइन 90 +2 और साइन 90 -2 ये दोनों किसके इक्वल है? इक्वल टू cos 2 के, क्योंकि 0 ऐड करें या माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में आपको साइन 90 +2 नजर आता है और इक्वेशन नंबर 2 में साइन 90 -2 नजर आता है। और अभी हम ये साबित कर चुके हैं कि ये दोनों किसके इक्वल है? cos 2 के इक्वल है। अगर ये दोनों cos 2 के इक्वल है तो इक्वेशन 1 और 2 से ये साबित हो गया कि r किसके इक्वल आ गया? vi² ओवर जी इंटू cos 2 और r प्राइम किसके इक्वल आ गया है? वो भी तो इसी के इक्वल आ रहा है, क्योंकि साइन 90 -2 जो है वो भी cos 2 के इक्वल है और साइन 90 +2 भी cos 2 के इक्वल है। इसका मतलब है मैं यहां पर ये लिख सकता हूं, इन दोनों बातों का हम मतलब लिख सकते हैं कि r और r प्राइम आपस में बराबर है।
और अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब है हम साबित कर चुके हैं। यही चीज़ तो हमने साबित करनी थी। ओके जी, अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। आखिरी न्यूमेरिकल में वो कह रहे हैं दैट एन SLBM का मतलब होता है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, यानी ऐसा मिसाइल जो हमने सबमरीन यानी आबदोज से लॉन्च करना है, इज फायर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर फासले से इसको फायर किया गया, यानी रेंज की वैल्यू 300 किलोमीटर है। Earth is considered flat and the angle of launch is 45 degree with horizontal. Find the velocity with which the missile is fired. हमने initial velocity find करनी है और साथ ही साथ time taken by SLBM to reach the target. तो डेटा में आपके पास आ जाएगा जी ओके डिस्टेंस को हम किलो ख़त्म करके भी लिख सकते हैं। किलो ख़त्म करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3000 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 3 मीटर। एंगल ऑफ लॉन्च भी गिवन है, इसके बाद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है और टाइम फाइंड करना है। बड़ा सिंपल है, बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे VA² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय G। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे जैसे हमने पहले भी एक न्यूमेरिकल में किया था। G को इस तरफ ले आए, R इंटू जी साइन 2 थीटा को डिवाइड कर देंगे तो उस तरफ आपके पास VI का स्क्वायर रह गया। और VI जो है उसकी वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास R इंटू जी डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा आ जाएगा। अब आप वैल्यूज पुट कर लें, रेंज की जगह पुट करेंगे 3000 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 3, G की जगह 9.8 और एंगल थीटा की जगह 45 डिग्री पुट करेंगे। तो इस तरह से सारे का स्क्वायर रूट लेंगे, आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी 5422 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर आप किलोमीटर पर सेकेंड में लिखना चाहें तो 1000 से डिवाइड कर दें तो ये बनेगा 5.42 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा। एक आंसर हो गया। दूसरा जो उसने पूछा था वो था टाइम के बारे में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का तो हम जानते ही हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी T इक्वल होता है 2VI साइन थीटा डिवाइडेड बाय G। अब आप यहां सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पार्टीशन कर लेते हैं ताकि मिक्स ना हो। अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं जी। VI की जगह हम पुट करेंगे जो पीछे आंसर आया था 5422 और साइन ऑफ एंगल थीटा की जगह 45 डिग्री डिवाइडेड बाय G की जगह 9.8। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 782 सेकेंड्स। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करें तो आप 60 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो सेकेंड मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका तकरीबन आंसर आ सकता है 13 मिनट्स। यही आपका फाइनल आंसर है टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो ये था आपका लास्ट न्यूमेरिकल 3.15। उम्मीद करता हूं आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आ गई है। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।